नमस्कार। ईटीवी की हमारी इस विशेष प्रस्तुति अलविदा 2004 में हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जरीन नाज और मैं हूं अर्चना सिंह। दोस्तों, कल 2004 का आखिरी दिन है और 2005 हमें दस्तक दे रहा है। यानी कि 2004 जाने वाला है और 2005 आने वाला है। ऐसे में हमारे पास कई योजनाएं हैं, लेकिन इस वक्त हम उस पायदान पर खड़े हैं जब एक साल जाने वाला है और दूसरा साल आने वाला है। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि हम उन सारे मुद्दों को याद करें जिन्होंने इस पूरे साल हमें प्रभावित किया। क्यों अर्चना? बिल्कुल सही कहा जरीन। उन तमाम घटनाओं पर नजर डालने का वक्त आ गया है जिनमें से कुछ ने हमें हंसाया तो कुछ पर हमारी आंखें नम हुई। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अलविदा 2004 सीधे रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद से। तो आइए शुरू करते हैं अलविदा 2004। और दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की धरती बिहार की। बिहार ने इस साल एक बार फिर बाढ़ के कहर को झेला। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का कहर इस कदर बढ़ा कि लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। तो बाढ़ के इसी दर्द को, इसी वेदना को प्रस्तुत कर रहे हैं हम अपने खास प्रस्तुति कुछ ना कहो। वो नहीं, वो कहीं और है, दर्द का दौर है, कितना गहरा है गम, कैसा है ये सितम। कहती है ये हवा, कहती है ये फिजा, कितना भी गम सहो उतने ही चुप रहो। खुशी खो गई, सुने हैं रास्ते अब मेरे वास्ते, सिर्फ एक याद है, एक फरियाद है, सिर्फ तन्हाइयाँ, सिर्फ परछाइयाँ, आंसुओं की नदी दिल में है बह रही, कहती है जिंदगी तुम भी इसमें बहो। कुछ ना सचमुच जरीन, बिहार ने बाढ़ में लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी। और अब बात बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों की। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा और जरीन सिवान, बेतिया और छपरा में तो चुनाव तक रद्द करा दी गई। बिल्कुल सही कहा अर्चना। इस साल बिहार में आपराधिक गतिविधियां कुछ इस कदर बढ़ी कि लोगों का जीना तक मुहाल हो गया। और अब जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसकी तैयारी जोर शोर से है, तो ऐसे में लोगों की जिंदगी में कुछ उम्मीदें तो जरूर बनती है कि उनकी जिंदगी में शायद एक नया बदलाव जरूर आएगा। और आइए अब देखते हैं क्या कुछ हुआ इस साल बिहार में, बिहार 2004 में।
लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। चुनाव के दौरान बिहार में बड़े पैमाने पर बूथ लूट और हिंसा की खबरें आई। खासतौर से छपरा और सीवान में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरों के बाद चुनाव आयोग ने इन जगहों का चुनाव ही रद्द कर दिया। हालांकि लालू ने छपरा में हुए पुनर्मतदान में जीत दर्ज की। लालू ने साथ ही मधेपुरा से भी चुनाव लड़ा, लेकिन ये सीट उन्होंने छोड़ दी, जिस पर बाद में चुनाव में जीत दर्ज की पप्पू यादव ने। हालांकि अजीत सरकार हत्या मामले में आरोपी पप्पू यादव पर जेल के अंदर पार्टी करने और मोबाइल फोन के जरिए नेताओं से बात करने के आरोप लगे। चुनाव में आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार से ताल्लुक रखने वाले कई नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिले। मसलन लालू रेल मंत्री बनाए गए, रामविलास पासवान रसायन, उर्वरक और इस्पात मंत्री बने, रघुवंश प्रसाद ग्रामीण विकास मंत्री, मीरा कुमार सामाजिक न्याय मंत्री, कांति सिंह मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और तस्लीमुद्दीन भारी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। हालांकि दागी मंत्रियों के मुद्दे पर तस्लीमुद्दीन को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा किया। बिहार में रामा जोइस की जगह पर नए राज्यपाल नियुक्त किए गए बूटा सिंह। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया, जिसके मुताबिक मंत्री परिषद का आकार लोकसभा या विधानसभा की कुल संख्या के 15। इसके साथ ही दुबे की हत्या की गुत्थी भी सुलझी। जब मामले की गुत्थी सुलझा रहे सीबीआई ने श्रवण पासवान को गिरफ्तार किया, जिसने स्वीकार किया कि दुबे की हत्या का मकसद लूटपाट था। बिहार में अपराधियों ने डॉक्टर्स को निशाना बनाया। डॉक्टर एन.के. अग्रवाल की हत्या कर दी गई, तो वहीं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का अपहरण कर लिया गया। इन मामलों को लेकर राज्य में डॉक्टर्स ने हड़ताल भी की। एनएचपीसी के 2 इंजीनियरों के अपहरण का मामला भी सुर्खियों में रहा। के सिंह और टी मंडल हालांकि बाद में सकुशल अपने अपने घरों को लौट आए। पटना पुलिस ने इस साल एनकाउंटर कर करीब 1 दर्जन अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों पर लगाम लगाने और जेल पर शिकंजा कसने के लिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आला अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। रेल मंत्री के राज्य में खुद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अवध बिहारी चौधरी ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करते पकड़े गए। लालू ने अपने पहले बजट भाषण में ट्रेनों में कुल्हड़ के इस्तेमाल की बात कही। लालू का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। और तो और लालू खुद फिल्मों में एक्टिंग करते नजर आए। मुजफ्फरपुर का 12.5 वर्षीय शुभम प्रखर देश का प्रखरतम बालक बना। उसने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित इंडियाज चाइल्ड जीनियस क्विज प्रतियोगिता में देश भर से आए प्रतियोगियों को पछाड़ दिया। अलविदा 2004 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब अलविदा 2004 में बात झारखंड की। झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और इस बार कई जिलों में सूखे ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। भूख से हुई मौतों ने तो राज्य सरकार की नींद ही उड़ाकर रख दी। आइए देखते हैं कैसा रहा ये साल झारखंड के लिए। झारखंड 2004 में झारखंड में इस साल लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राज्य की 14 में से 13 सीटों पर कब्जा किया। इसमें आरजेडी ने 2, सीपीआई ने 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। भाजपा के लिए कोडरमा सीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जीती। जदयू विधायकों के दबाव के कारण इंदर सिंह नामधारी ने 11 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। मृगेंद्र प्रताप सिंह को नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन 30 साल पुराने चिरुडीह मामले में इस कदर फंसे कि उन्हें केंद्र में अपना कोयला मंत्रालय खोना पड़ा और गिरिडीह अदालत में आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें उनका मंत्रालय फिर से वापस मिल गया। सुबोध कांत सहाय को खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया। वेद प्रकाश मारवाह ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और 10 दिसंबर को नए राज्यपाल सित्ते रजी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजनीतिक तोड़फोड़ में लालचंद महतो, रामचंद्र केसरी और मधु सिंह 19 दिसंबर को राजद में लालू की शरण में चले गए। इससे पूर्व जदयू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा आरजेडी में शामिल हो चुके थे। इस साल भी नक्सली गतिविधियों में इजाफा देखा गया। अप्रैल में नक्सलियों के एक विस्फोट में 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। एमसीसी और पीडब्ल्यूजी के विलय से नक्सलियों की नई पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का उदय हुआ। नक्सलवादियों ने लेस्लीगंज में प्रखंड कार्यालय को निशाना बनाया और उसके बाद लातेहार स्टेशन को भी उड़ा डाला। हजारीबाग में अपराधियों ने वकील प्रशांत सहाय की हत्या कर दी।
पलामू में भूख से मौत की खबरों ने राज्य सरकार की नींद उड़ाकर रख दी। करीब दर्जन भर लोगों की मौत इस साल भूख से हुई। इसके साथ ही सूखे ने भी राज्य को अपनी चपेट में लिया। राज्य में अवैध उत्खनन करते हुए करीब 50 लोगों की मौत हो गई। वहीं झरिया कोलफील्ड्स में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। टाटा औद्योगिक घराने ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए। राज्य में अगले साल 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के लिए ये चुनाव कड़ी परीक्षा होगी। अलविदा 2004 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय राजनीति के इतिहास में साल 2004 को काफी अहम माना गया, क्योंकि इस साल केंद्र में स्थापित सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को करारी शिकस्त मिली और बनी यूपीए सरकार, जिसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया था। चुनाव में बड़े बड़े नेताओं की हार हुई और युवा सांसद संसद के गलियारे तक पहुंचे। देश की राजनीति से वाकिफ कराती पेश है हमारी ये अगली रिपोर्ट, राजनीति 2004। भारतीय राजनीति में इस साल बहुत से नए आयाम जुड़े। देश में लोकसभा चुनाव हुए तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न कराए गए। 13वीं लोकसभा को उसके कार्य अवधि के 9 महीने पहले ही भंग कर दिया गया। एनडीए सरकार को यह यकीन हो चला था कि चुनाव में उनकी जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसीलिए करीब 400 करोड़ रुपए फील गुड और इंडिया शाइनिंग के विज्ञापनों पर खर्च किए। टी.एस. कृष्णमूर्ति नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। आम चुनाव अप्रैल और मई में कराए जाने की घोषणा के साथ ही देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए लोकसभा के चुनाव करवाए गए। 14वीं लोकसभा में बीजेपी ने हाईटेक प्रचार का सहारा लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अमर्यादित विज्ञापनों पर रोक लगाने का फैसला दिया। कल्याण सिंह, मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले फिल्मी सितारों का एक बड़ा जत्था कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रचार करता हुआ देखा गया। है गहना भारत की भाषा में बोल कि खिलता कमल छा जाएगा, अनमोल कि खिलता कमल छा जाएगा। चुनाव तैयारियों के दौरान एक सभा में भाग लेने जा रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं बीजेपी नेता लालजी टंडन के जन्मदिन पर आयोजित एक सभा में साड़ी बांटे जाने के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 21 महिलाओं की मौत हो गई। साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री सौंदर्या की भी एक विमान हादसे में मौत हो गई। 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के दौरान कई जगहों पर बूथ लूट और हिंसा की खबरें आईं। 13 मई 2004 को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई। कांग्रेस को 145 और बीजेपी को 138 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने मिलकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए का गठन किया। कांग्रेस को वाम दलों ने सरकार चलाने के लिए बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। कई दिनों तक ये चर्चा रही कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सोनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। Prime Minister has not been my aim. I was always certain that if ever I found myself in the position that I am in today, I would follow my inner voice. Today, that voice tells me I must humbly decline this post. मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 22 मई को शपथ ग्रहण लिया। मनमोहन के मंत्रिमंडल में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री और नटवर सिंह विदेश मंत्री बने। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के स्पीकर चुने गए। रहमान खान को राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया। चुनाव में हार के पीछे वाजपेयी ने मुख्य मुद्दा गुजरात के दंगों को बताया। गुजरात में जो कुछ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और उसकी निंदा की गई है। भविष्य में ऐसा कांड नहीं होना चाहिए, इसका प्रबंध करना बहुत जरूरी है। चुनाव पर असर पड़ा था? अब कहना मुश्किल है कि चुनाव पर क्या क्या असर पड़ा। एक असर ये पड़ा कि चुनाव में हम हार गए। सरकार और वाम दलों में आर्थिक मुद्दों पर शुरू हुई बहस आज तक जारी है। इस बीच बीजेपी ने दागी मंत्रियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वीर सावरकर पर अपनी टिप्पणियों के कारण विपक्ष ने पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर को कटघरे में खड़ा किया।
बीजेपी को चुनावों में मिली हार से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष बदले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वेंकैया नायडू ने पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ा और लाल कृष्ण आडवाणी फिर से अध्यक्ष बने। सरकार ने आतंकवाद निरोधक कानून पोटा को खत्म कर दिया। यह भी फैसला किया गया कि तहलका मामले की जांच अब सीबीआई करेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में शरीक होने के लिए अमेरिका गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। यहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता और भारत को वीटो पावर दिए जाने की वकालत की। अलविदा 2004 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस साल चंदन तस्कर वीरप्पन की मौत की खबर हो या उमा भारती की तिरंगा यात्रा, इस साल कई खबरों ने हमें चौंकाया और हमें सोचने समझने को विवश किया। तो आइए देखते हैं इस साल कौन रहा सुर्खियों में। हमारी खास रिपोर्ट खबर 2004। अक्टूबर को स्पेशल टास्क फोर्स ने तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कर्नाटक से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को मार गिराया। वीरप्पन लंबे समय से तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। एसटीएफ ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए करीब 2 महीनों से ऑपरेशन ककून चलाया हुआ था। एसटीएफ के प्रमुख के विजय कुमार के मुताबिक ये अभियान इतना सुनियोजित था कि अपने साथियों के साथ जिस एम्बुलेंस में वीरप्पन जा रहा था वह एसटीएफ का ही था और उसे एसटीएफ का ही आदमी चला रहा था। उमा भारती इस साल सुर्खियों में छाई रही। पहले हुबली की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। फिर भाजपा ने इस मुद्दे पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब उमा जेल से बाहर आई तो उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। उमा ने जब सरेआम पार्टी नेतृत्व की आलोचना की तब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। गाजियाबाद में भूषण स्टील के कचरे से मिसाइल और रॉकेट मिलने की खबर से देश में सनसनी फैल गई। फैक्ट्री में हुए एक धमाके में 10 लोगों की जानें गईं, वहीं 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसके बाद देश में कई जगहों में इसी तरह के रॉकेट और दूसरे अन्य विस्फोटक सामान कचरे के रूप में नजर में आए। कांची शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती को तमिलनाडु पुलिस ने मठ के एक कर्मचारी शंकर रामन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन पर सितंबर 2000 में राधाकृष्णन पर जानलेवा हमला कराने का भी आरोप है। संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक मौजूद होने की बात स्वीकार की। कल्पना चावला को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में फीस बढ़ाए जाने पर भी जमकर राजनीति हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली खाने के आरोप से उन्हें बरी कर दिया। तहलका मामले की जांच कर रहे फुकन आयोग ने जॉर्ज फर्नांडिस को आरोप मुक्त कर दिया। एमडीएम के प्रमुख वाइको की भी रिहाई हुई। वे साल 2000 से पोटा के तहत बंद थे। जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। शांति निकेतन के रविंद्र भवन परिसर से कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का मेडल और प्रमाण पत्र चोरी हो गया। 1995 में पुरुलिया में हथियार गिराने के मामले में इंग्लैंड के पीटर ब्लीच को कलकत्ता की सेंट्रल जेल से रिहाई मिली। करीब साल भर ये सवाल उठते रहे कि अबू सलेम और मोनिका बेदी को भारत लाया जाएगा या नहीं। सवालों के जवाब नहीं मिले। मैंगलोर कुर्ला मत्स्यगंधा एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 62 घायल हो गए। तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक स्कूल में आग लग जाने की वजह से 100 बच्चों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के बीच 1503 करोड़ रुपए बांटने के निर्देश जारी किए। पंजाब सरकार ने 12 जुलाई को एक बिल पास कर 1991 की एक संधि तोड़ दी, जिस पर उस वक्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में सतलज, ब्यास और रावी नदियों के पानी के बंटवारे की बात थी। इस बिल से नाराज राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। फिलहाल तो ये मामला ठंडा है, लेकिन आगे क्या कुछ हो सकता है इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। फूलन देवी की हत्या का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा दिल्ली की तिहाड़ जेल से भाग गया। धनंजय चैटर्जी को फांसी की सजा दी गई। धनंजय पर आरोप था कि उसने 1990 में 14 वर्षीय एक लड़की से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। धर्म पर आधारित जनसंख्या के आंकड़े जब जारी हुए तो इसमें मुस्लिमों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दिखाई गई,
लेकिन बाद में जब इन आंकड़ों पर सही ढंग से आकलन किया गया तो पाया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नागपुर में महिला शक्ति का परिचय उस वक्त मिला जब कई मामलों के आरोपी अक्कू यादव को महिलाओं ने कोर्ट परिसर में ही मार डाला। पंजाब के होशियारपुर में जम्मू तवी एक्सप्रेस और एक लोकल ट्रेन की टक्कर में 37 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। भारत ने अपना पहला एजुकेशन सैटेलाइट एडुसेट अंतरिक्ष में भेजा। 1950 किलो वजन का एडुसेट इसरो के द्वारा छोड़ा गया सबसे भारी सैटेलाइट है। अलविदा 2004 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अलविदा 2004 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे राज्यों का हाल और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर खास रिपोर्ट। तो आप रहिए हमारे साथ। बेटी को दहेज देकर नहीं, दहेज बनाकर विदा करो। आपके सारे सपनों को मैं कीमती मोतियों से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी पापा। आपकी अपनी कहानी, सामाजिक रिश्तों में एक नया मोड़। क्या बेटी पराया धन है? सोम से शुक्र शाम 6:30 बजे। वेलकम बैक। इस बार कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिससे नई सरकारें सत्ता में आई। मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन हुआ। तो वहीं आतंकवाद से लहूलुहान जम्मू कश्मीर में इस साल लोगों ने शांति के ठंडे बयार महसूस किए। तो आइए देखते हैं राज्यों का हाल। अपनी रिपोर्ट राज्य 2004 में। आंध्र प्रदेश विधानसभा समय से पहले ही पिछले साल नवंबर में भंग कर दी गई थी। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में जल्द चुनाव कराए जाने के पक्ष में थे। राज्य में किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थमा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में तेलुगु देशम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी नए मुख्यमंत्री चुने गए। सिक्किम में भी विधानसभा को 7 महीने पहले भंग कर चुनाव की घोषणा की गई। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 32 में 31 सीटों पर जीत दर्ज की और पवन चामलिंग मुख्यमंत्री बने। उड़ीसा में भी राज्य सरकार को करीब साल भर पहले ही भंग कर चुनाव की घोषणा हुई। 147 सीटों वाली विधानसभा में बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन को जीत मिली और नवीन पटनायक को दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन ने चुनाव में जीत तो दर्ज की, लेकिन विवाद ये आ खड़ा हुआ कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा। आखिरकार धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने। अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए और 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 34 सीटें हासिल हुई। गेगांग अपांग को छठी बार अरुणाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें थी वो था महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। 288 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 141 जबकि शिवसेना भाजपा गठबंधन को 117 सीटें ही मिल सकी। एनसीपी 71 सीटें जीतने के कारण मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का चाहती थी, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी। विलासराव देशमुख दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का 5 अप्रैल से 4 मई तक आयोजन किया गया। इसमें 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान शामिल थे। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाए जाने की वजह से मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के हरसूद कस्बे का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। करीब 6000 परिवारों ने अपने घरों को पानी के हवाले कर दिया। कर्नाटक के हुबली कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के मामले पर उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दी। नए मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौर। केरल में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री ए.के. एंटोनी अपना पद छोड़ देंगे और ऐसा ही हुआ। ओमेन चंडी केरल के 19वें मुख्यमंत्री बने। इस साल मणिपुर में हिंसा का जबरदस्त दौर चला। असम राइफल्स के जवानों द्वारा कथित तौर पर 32 वर्षीय मनोरमा से बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में मणिपुर में महिलाओं ने आंदोलन किए। आंदोलनकारियों ने राज्य से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने की मांग की। असम में लोगों को इस साल बाढ़ के कहर से रूबरू होना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि असम का देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क तक टूट गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 जुलाई को असम का हवाई सर्वेक्षण किया।
मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए की मांग की। असम में हिंसा का दौर जारी रहा और राज्य में कई बम विस्फोट हुए। घाटी में इस साल आतंकवादी वारदातों में कमी तो आई, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह से खत्म हो गए। खास बात ये है कि इस साल मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं। चरमपंथी गुट अभी भी सैन्य बलों को निशाना बना रहे हैं। घाटी में सेना ने कई जन कल्याण के काम भी किए हैं। बर्फ तेजी से गिर रही है और कश्मीर अपने पुराने दिनों की ओर वापस लौट रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों की बढ़ती मिठास से कश्मीर में अमन चैन बहाल हो रहा है। नए साल में घाटी में अमन चैन और बढ़ेगा, कम से कम इसकी उम्मीद तो की ही जा सकती है। अलविदा 2004 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जरीन, अब बात भारत पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। इस साल दोनों मुल्कों में काफी निकटता देखी गई। बिल्कुल अर्चना, और इस साल इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की भेंट से इन दोनों मुल्कों में खासी नजदीकियां बढ़ी। तो पेश है भारत और पाकिस्तान के इस साल के रिश्ते पर हमारी ये खास पेशकश। साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान में आयोजित सार्क सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रधानमंत्री जफरुल्लाह खान समाली से मिले। हालांकि ये मुलाकात औपचारिक ही रही, लेकिन दोनों मुल्कों ने इस बात को स्वीकार किया कि बातचीत की प्रक्रिया को कायम रखा जाए। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान ने जब स्वीकार किया कि उन्होंने ईरान, लीबिया और उत्तरी कोरिया जैसी मुल्कों को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची है, तब भारत ने इस मुद्दे पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। वैसे इस साल पाकिस्तान ने कई मिसाइलों का परीक्षण करना जारी रखा। इसमें शामिल हैं मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हथ-3, हथ-5, गौरी और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल शाहीन 2। एनडीए सरकार के पतन के साथ ही इस बात के कयास भी लगाए जाने लगे थे कि भारत पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों में फिर रुकावट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती दोस्ती को बढ़िया बताया। जून के आखिरी हफ्ते में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों शशांक और रियाज खोखर की नई दिल्ली में बातचीत हुई। इस बैठक में दोनों मुल्क परमाणु परीक्षणों पर रोक के लिए सहमत हुए। साथ ही हॉटलाइन संपर्क स्थापित करने पर भी रजामंदी हुई। बैठक में कराची और मुंबई में वाणिज्य दूतावास खोलने पर भी विचार किया गया। दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर पर और भरोसा जताने के मामले पर भी सहमति हुई। साथ ही जेलों में बंद कैदियों की रिहाई पर भी चर्चा की गई। जुलाई के महीने में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री नटवर सिंह और पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के बीच बातचीत हुई और द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने की दिशा में चर्चा हुई। जब सितंबर के पहले हफ्ते में कसूरी भारत आए, तब इन दोनों विदेश मंत्रियों की एक बार फिर मुलाकात हुई। इस बार बातचीत में शांति, सुरक्षा और सियाचिन जैसे मुद्दे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में भाग लेने गए मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में मिले और वहां उन्होंने आतंकवाद, ईरान से पाकिस्तान के रास्ते तेल गैस पाइपलाइन भारत लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वैसे भारत ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के उस बयान को बेमतलब करार दिया जिसमें कहा गया था कि दोनों मुल्कों को कश्मीर में 7 क्षेत्र बांटकर उन्हें स्वायत्तता देनी चाहिए कि कौन सी इकाई किसके पास रहेगी। 23 नवंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज भारत आए। फिलहाल दोनों मुल्क राजस्थान और सिंध के बीच रेल संपर्क स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। गौरतलब है कि जनवरी से ही अटारी लाहौर समझौता एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ रही है। साथ ही विमान सेवा भी इस साल से शुरू हो चुकी है। हालांकि श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू नहीं हो सकी। कुल मिलाकर कहा जाए तो बातचीत की दिशा सही जा रही है। आइए याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं उन सबको जो इस साल हमसे बिछड़ गए।